बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 13 टाइम सीरीज़ एनालिसिस पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिंग द साइक्लिकल वेरिएशन। इससे पहले हम लोगों ने 3 एनालिसिस पढ़े हैं। नंबर 1 इज़ साइक्लिकल ट्रेंड एंड नंबर 2 इज़ सीजनल वेरिएशन। आज हम लोग साइक्लिकल वेरिएशन पढ़ेंगे जो कि इसकी थर्ड एनालिसिस है, जिसकी आपके पास एक्सप्लेनेशन है। इट कैन बी मेजर्ड बाय फर्स्ट मूविंग ट्रेंड एंड सीजनल कंपोनेंट बाय डिवीजन एंड देन एवरेजिंग आउट इरेगुलर वेरिएशन। आप इसको कैसे मेजर कर सकते हैं कि फर्स्ट आपके पास जो मूविंग ट्रेंड यानी कि जो ट्रेंड की वैल्यूज़ और सीजनल कंपोनेंट्स होंगे आपने उनको डिवाइड करना है और उसके बाद उसकी एवरेजिंग करके सीजनल इरेगुलर वेरिएशंस निकाल लेना है। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग साइक्लिकल मेथड इज़ कॉल्ड द रेजिडुअल मेथड। सबसे आसान तरीका है साइक्लिकल मूवमेंट को निकालने का रेजिडुअल मेथड का। रेजिडुअल मेथड कहते हैं इसको। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग द फैक्ट ऑफ ट्रेंड, सीजनल एंड इरेगुलर कंपोनेंट फ्रॉम ऑब्जर्व टाइम सीरीज इन एनी ऑर्डर। इस मेथड में आपने क्या करना होता है कि आपने रिमूव कर देना होता है ट्रेंड के इफ़ेक्ट्स को, यानी कि जो भी इफ़ेक्ट आपके पास आ रहे हैं ट्रेंड में, सीजनल की वैल्यूज़ में, इरेगुलर कंपोनेंट्स में जो कि आपके पास टाइम सीरीज़ में गिवन होंगे किसी भी ऑर्डर में, तो आपने इसको रिमूव कर देना है। इस मेथड को हम कहते हैं साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन का क्या मतलब होता है कि आपके पास ये साइकिल की फॉर्म में चलते हैं और आप इसको वन बाय वन यूज़ करते हैं। एनी वन ऑफ फॉलोइंग 3 प्रोसीजर्स कैन बी यूज टू एस्टिमेट साइक्लिकल एंड इरेगुलर मूवमेंट। आपके पास इन 3 प्रोसीजर्स हैं, इन तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके पास एस्टिमेट यानी कि निकल आएगा साइक्लिकल और इरेगुलर मूवमेंट। नंबर 1 आपके पास प्रोसीजर है डी सीजनलाइज डाटा। आपने डी सीजनलाइज यानी कि जो डाटा दिया हुआ है उसको शॉर्ट कर देना है, उसको कंप्रेस कर देना है डाटा को। वो कैसे? डिवाइड ईच वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डाटा बाय कॉरस्पॉन्डिंग सीजनल इंडेक्स दैट इज़ TCSI डिवाइडेड बाय S। जो आपके पास ओरिजिनल डाटा होता है, जो आपके पास टाइम सीरीज़ का वैल्यूज़ आपके पास गिवन होती हैं, उसको हम कहते हैं TCSI। यानी कि आपके पास ट्रेंड होता है, साइक्लिकल होता है, सीजन होता है और इरेगुलर होता है। ये आपके पास 4 चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसको आपने डिवाइड करना है सीजनल इंडेक्स की वैल्यूज़ के साथ। तो यहाँ से S और यहाँ से S जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिंपल आपके पास पीछे बच जाएगा TCI। अब इस TCI को आपने डिवाइड कर देना है T के साथ यानी कि ट्रेंड के साथ। तो आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं T की, T से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास सीजनल साइक्लिकल इरेगुलर आ जाएगा। यानी कि यही चीज़ जो हमें चाहिए, साइक्लिकल इरेगुलर मूवमेंट CI, वो आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट मेथड आपके पास ये है कि आपने TCSI की वैल्यूज़ को सीजन के साथ डिवाइड कर देना है और जो आंसर आपके पास आएगा उसको आपने ट्रेंड वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर देना है। तो आपके पास साइक्लिकल और इरेगुलर मूवमेंट आ जाएगा। नंबर 1 प्रोसीजर है आपके पास। नंबर 2 प्रोसीजर है आपके पास रिमूव ट्रेंड कंपोनेंट बाय डिवाइड ईच वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डाटा बाय कॉरस्पॉन्डिंग ट्रेंड वैल्यूज़। कि आपने जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यूज़ होंगी आपने उसको ट्रेंड वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर देना है। यानी कि TCSI को आपने T से डिवाइड कर देना है। तो ये T इस T से कैंसिल आउट होकर आपके पास CSI आ जाएगा, यानी कि साइक्लिकल सीजनल इरेगुलर वेरिएशन आपके पास आ जाएगा। और फिर आपने इस CSI को आगे S यानी कि सीजन से, यहाँ पर आपने S से डिवाइड किया पहले, फिर T से, अब यहाँ पर आपने पहले T से डिवाइड किया। अब जब आप S से डिवाइड करेंगे तो आपके पास साइक्लिकल इरेगुलर वेरिएशन आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह से एंड में आपके पास CI लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एस्टिमेट कर रहे हैं साइक्लिकल और इरेगुलर मूवमेंट को। थर्ड प्रोसीजर है मल्टीप्लाई ईच ट्रेंड वैल्यू बाय द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। कि आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यूज़ होंगी आपने उसको मल्टीप्लाई करवा देना है सीजन इंडेक्स की वैल्यू से। यानी कि आपके पास T और S होगा। T और S को आपके पास आ जाएंगी वैल्यूज़। सेकेंड है एलिमिनेट ट्रेंड एंड सीजनल कंपोनेंट्स बाय डिवाइडिंग each value of original data by corresponding T and S obtained in one, that is TCSI divided by TS। अब यहाँ पर जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं आपने जो यहाँ से TS को मल्टीप्लाई किया आपने उससे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास C और I आ जाएगा। अब इन तीनों मेथड में से आपने कोई भी एक मेथड यूज़ करना है। एग्जांपल नंबर 13.13 में जो भी आपको सूटेबल लगे, हम लोग यूज़ करेंगे मेथड नंबर 3 यानी कि प्रोसीजर नंबर 3 हम लोग यूज़ करेंगे, जिसमें हमने ट्रेंड वैल्यूज़ को S से मल्टीप्लाई करवाना है और उसके बाद फिर आपने हर वैल्यूज़ को T और S से डिवाइड कर देना है, जिससे आपके पास साइक्लिकल इरेगुलर मूवमेंट आ जाएगा। अब हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 13.13 स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए।
एग्जाम्पल नंबर 13.13 की आपके पास स्टेटमेंट है, ये है बुक के पेज नंबर 500 में, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है कंप्यूट द साइक्लिकल रिलेटिव्स फॉर द डाटा इन एग्जाम्पल नंबर 13.1। आपने एग्जाम्पल नंबर 13.1 का डाटा यूज़ करते हुए सीजनल रिलेटिव्स निकालना है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13.13 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपने यहाँ पर क्या करना है कि एग्जाम्पल नंबर 13.13 में हम लोग यूज़ करेंगे थर्ड प्रोसीजर मेथड, ताकि हम लोग सही तरीके से यहाँ पर साइक्लिकल और इर्रेगुलर मूवमेंट निकाल सकें। तो आपने यहाँ पर सोल्यूशन में जब स्टार्ट करना है तो आप यहाँ लिखेंगे कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड प्रोसीजर को। थर्ड प्रोसीजर में सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ओरिजिनल वैल्यूज़ जो भी आपके पास सबसे पहले आपने टी को एस से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो भी आपके पास ओरिजिनल वैल्यूज़ होंगी आपने उसको एस यानी कि सीजन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करवाना है। फिर उसके बाद जो आपके पास टी सी एस आई यानी कि वाई की जो वैल्यूज़ होंगी आपने उसके बाद जो मल्टीप्लाई किया हुआ होगा कॉलम उसके साथ डिवाइड करना है, तो आपके पास साइक्लिकल इर्रेगुलर मूवमेंट आ जाएगा। अब सबसे पहले इन्होंने आपको कहा हुआ था कि आपने एग्जाम्पल नंबर 13.13 में जो एग्जाम्पल नंबर 13.1 का डाटा है वो यूज़ करना है। एग्जाम्पल नंबर 13.1 में आपके पास ईयर्स और क्वार्टर्स गिवन है जो कि 2001 से 2004 तक हैं और 4 हर एक ईयर्स के क्वार्टर्स हैं, और उसके साथ ही आपके पास वाई वैल्यूज़ गिवन है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं TSCI, वो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। अब उसके बाद अब आपको ये चाहिए यहाँ पर ट्रेंड वैल्यूज़। ट्रेंड वैल्यूज़ आपने कैसे निकालनी है, एग्जाम्पल नंबर 13.10 पर चलते हैं हम लोग, जो कि हम पहले इस चैप्टर में सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ट्रेंड वैल्यूज़ निकाली थी। मैं सबसे पहले आपको वो दिखा देती हूँ। हमने ट्रेंड वैल्यूज़ क्यों हमने निकालनी है टी, ताकि हम टी को एस से मल्टीप्लाई कर सकें। तो हमें टी भी चाहिए और एस भी चाहिए। तो टी और एस की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी इस कॉलम की, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए टी की वैल्यूज़ यानी कि ट्रेंड की वैल्यूज़। टी की वैल्यूज़ निकलेंगे एग्जाम्पल नंबर 13.6 से, और एस की यानी कि सीजन इंडेक्स की वैल्यूज़ आपके पास आएंगी एग्जाम्पल नंबर 13.10 से, जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 13.1 एग्जाम्पल नंबर 13.6 में भी आपने एग्जाम्पल नंबर 13.1 का ही डाटा यूज़ किया था। तो एग्जाम्पल नंबर 13.6 में आपने यहाँ पर टी की वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, जो आपके पास वाई हैट बनता है जिसको हम ट्रेंड वैल्यूज़ कहते हैं, वो आपके पास टी बनेगा। सेम वही वाली वैल्यूज़ है जो कि एग्जाम्पल नंबर 13.1 में थी, वही डाटा है, वही एग्जाम्पल नंबर 13.1 का ही मोस्टली डाटा इस पूरे चैप्टर में यूज़ हो रहा है, जिससे फर्दर किसी में ट्रेंड वैल्यूज़ निकली हैं, किसी में सीजन इंडेक्स निकला है, किसी में साइक्लिकल वेरिएशन रिमूव कर दिया है, किसी में इरेगुलर कंपोनेंट्स रिमूव कर दिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं डिस्कार्ड करने से ये वही डाटा यूज़ हो रहा है फर्दर चीज़ों के साथ। तो एग्जाम्पल नंबर 13.6 में ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे निकलें कि आपके पास ये डाटा था जिससे आपने यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ को कोड कर दिया, एक्स स्क्वायर निकाला, एक्स वाई निकाला, उसके बाद आपने ए और बी की वैल्यूज़ निकाली, और ए और बी की वैल्यूज़ आ जाने के बाद इन दो इक्वेशन से आपने जब वाई हैट ए की वैल्यू थी 119.56 और बी की वैल्यू 2.76, आपने उसके बाद 2.76 की हर वैल्यूज़ को x से मल्टीप्लाई किया और 119.56 से ऐड करते गए, तो आपके पास ये कॉलम आ गया। यही कॉलम आपके पास एग्जाम्पल नंबर 13.13 जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं, यही उसकी टी वैल्यूज़ यानी कि ट्रेंड वैल्यूज़ बन जाएंगी, जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिख दी हैं, जो कि आपके पास आ गई ट्रेंड वैल्यूज़ यानी कि टी। अब नेक्स्ट सीजनल इंडेक्स आपके पास कहाँ से निकला, वो है आपके पास आएगा एस। एस कैसे आएगा, इसका आंसर है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 13.10 में, उसमें हमने निकाला था इसी डाटा को यूज़ करते हुए सीजनल इंडेक्स। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13.10 पे चलते हैं। जब हम लोग आए 13.10 में, तो इस एग्जाम्पल में आपने एग्जाम्पल नंबर 13.6 के ही डाटा को यूज़ किया था। आपने यहाँ पर निकालनी थी वैल्यूज़, आपके पास जितनी भी वाई की वैल्यूज़ थी आपने उसको ट्रेंड वैल्यूज़ यानी कि वाई हैट से डिवाइड करते गए, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास ये मिड का कॉलम्स आ गया जो कि 72 था वाई की वैल्यू, और ट्रेंड वैल्यू 78.2 मल्टीप्लाई बाय 100 92.1। इसी तरह से सारी फर्दर वैल्यूज़ आ गई जो कि मैंने आपको सॉल्व करना भी सिखाया हुआ है। फिर उसके बाद आपने सबसे छोटी वैल्यू या सबसे बड़ी वैल्यूज़ जो बहुत एक्सीड पर या बहुत ज़्यादा कम हो रही हूँ आपने उनको स्टार यानी कि एलिमिनेट डिस्कार्ड कर देना है। तो डिस्कार्ड करने से आपके पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, टोटल करेंगे, मीन करेंगे। उसके बाद अब आपने 400 को जो आपके पास आंसर आया 398.13 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया मीन की वैल्यू से, तो आपके पास यहाँ पर जो सीजनल इंडेक्स की वैल्यूज़ आई, यही सीजनल इंडेक्स की वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है एग्जाम्पल नंबर 13.13 में, जो कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब आपके लिए ये बात है कि आपके यहाँ पर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो तो सिर्फ 4 हैं, जबकि वहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास 2004 तक के ईयर्स के अकॉर्डिंग है। तो क्या करना है कि फर्स्ट जो
आपके पास 1 का ईयर है, उसमें आपने Q1 में यही वैल्यू लिखनी है, Q2 में, Q3 में, Q4 में। नेक्स्ट जब दोबारा अगेन आप 2002 के ईयर को रिवाइज करेंगे तो यही सारी वैल्यूज़ आपने रिपीट करनी है 2004 तक के ईयर्स के अकॉर्डिंग। ये सारी वैल्यूज़ अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपने यहाँ पर सीजनल इंडेक्स की फर्स्ट क्वार्टर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेनी है, और सेकंड में अब आपने नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करना है, यही वैल्यूज़ को अब आपने रिपीट करना है। जब आप इन्हीं वैल्यूज़ को रिपीट करेंगे, ये वैल्यूज़ कैसे रिपीट होंगी, फर्स्ट आपके पास है वैल्यू 81.15, अगेन दोबारा इसी को लिख देंगे। नेक्स्ट वैल्यू है 114.77, उसके बाद 89.15, नेक्स्ट 114.94, नेक्स्ट अगेन यही वैल्यू रिपीट करनी है हर क्वार्टर में, हर ईयर के लिए। तो यही वैल्यूज़ आपके पास दोबारा आ जाएंगी, 0.77, 89.15, उसके बाद आ जाएगा 114.94, और लास्ट में आ जाएगा 81.15, 114.77, 89.15, और उसके बाद आ जाएगा 114.94। इस तरह से आपके पास सीजनल इंडेक्स कंप्लीट हो गया। अब जैसा कि थर्ड प्रोसीजर का फर्स्ट है आपके पास पॉइंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने टी और एस की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ट्रेंड वैल्यूज़ को आपने सीजनल इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है। 100 तो आपने लाजमी हर चीज़ से डिवाइड करना है, क्योंकि वो तो यहाँ पर इसका रूल है। तो आपने फर्स्ट 78.2 को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 81.15 से, और डिवाइड कर देना है उसके बाद 100 से। तो यहाँ पर जो डिवाइडेड बाय 100 है वो भी मैं लिख देती हूँ कि आपने मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। तो फर्स्ट आपके पास जो टी की यहाँ पर जो टी की वैल्यू है वो है 78.2, और उसके बाद जो सीजनल इंडेक्स की वैल्यू है वो है 81.15। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से आंसर आया 6345.93। उसके बाद अब आपने उसको डिवाइड कर देना है 100 से, तो आपके पास आ जाएगा 63.45। नेक्स्ट अगेन आपने 83.7 को जो टी की वैल्यू है उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 114.77 के साथ, और इसको डिवाइड कर देना है 100 के साथ। तो आपके पास आ जाएगा 96.06, जो कि यहाँ पर आंसर आ गया। इस तरह से आपने हर वैल्यूज़ टी की हर वैल्यूज़ को एस से मल्टीप्लाई करते जाना है। 89.2 को 89.15 डिवाइडेड बाय 100, 94.7 मल्टीप्लाई बाय 114.94 डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह से हर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करना है। तो आपके पास यहाँ पर टी और एस का पूरा कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये पूरा कॉलम कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये सारा कॉलम अब आपके पास कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपने एस और टी की हर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड किया। तो ये सारा कॉलम आ गया है। अब सेकंड आपके पास स्टेप है कि आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जिसको हम TCSI या TSCI भी कहते हैं, उसको आपने TS जो अभी आपने कॉलम सॉल्व किया उसके साथ आपने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। हम लोग लाजमी मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम लोगों के पास वैल्यूज़ आ सकें। तो आपने या तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है या डिवाइड। यहाँ पर ये टी और एस मल्टीप्लाई हो रहा था तो आपने 100 से डिवाइड किया। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तब आप 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई जब 100 से करवाएंगे तो आपके पास सी और आई आ जाएगा, क्योंकि TS से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि 72 को आपने डिवाइड करना है 83.45 से और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास यहाँ पर CI यानी कि साइक्लिकल और इर्रेगुलर वेरिएशंस के आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। तो जब आप 72 यानी कि ओरिजिनल वैल्यू को 63.45 से डिवाइड करेंगे, यानी कि TS से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो आपके पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 113.475। तो 113.475 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 113.48 वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे 113.475 ही लिख सकते हैं आप यहाँ पर। इसी तरह से नेक्स्ट अब आपने 98 को डिवाइड करना है 96.06 के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को अब आपने यहाँ पर डिवाइड करते जाना है। 79 को 79.52 के साथ, 106 को 108.85 के साथ, 79 को 81.13 के साथ एंड मल्टीप्लाई बाय 100। आपके पास यहाँ पर साइक्लिकल और इर्रेगुलर वेरिएशंस के यहाँ पर आंसर्स आते जाएंगे। अब ये पूरा कॉलम कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस तरह से ये सारा कॉलम अब आपके पास कंप्लीट हो गया। ये सारी अब आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। नेक्स्ट अब हमने यहाँ तक आपके पास जो CI यानी कि साइक्लिकल और इर्रेगुलर मूवमेंट या वेरिएशन का जो टॉपिक है वो थर्ड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है। जबकि हमने इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें सॉल्व करने के लिए कहा हुआ है
साइक्लिकल रिलेटिव। साइक्लिकल यहाँ तक CI वाला जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया। साइक्लिकल रिलेटिव के लिए अब नेक्स्ट जो अब मैं सॉल्व करवाऊंगी वो यहाँ से स्टार्ट होगा कि साइक्लिकल रिलेटिव्स अब आपने निकालने कैसे। साइक्लिकल रिलेटिव्स निकालने हैं तो आपके पास जो ईयर्स होंगी यानी कि फर्स्ट वैल्यूज़ होंगी CI की, आपने उसको 3 ईयर्स मूविंग क्वार्टरली एवरेजेस के साथ सॉल्व करना है। यानी कि जिस तरह से आपके पास ये फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं, इसको अब आपने ऐड करना है। इसको ऐड करने से आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 314.845। इसको आपने यहाँ पर लिखना है 314.845, इसकी फ़र्स्ट वैल्यू आपने छोड़ देनी है। नेक्स्ट अब 102 से लेकर 97.38 तक की वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है। तो ये 102.02, 99.35 और 97.38 की वैल्यूज़ को जब आप ऐड करेंगे आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 298.75। नेक्स्ट अब आपने ऐड करना है 99.35 से लेकर 97.16 के साथ, और इसकी मिड वैल्यू ये है। तो जब आप इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 293.89। यहाँ तक आपके पास 3 ईयर्स क्वार्टरली मूविंग टोटल का आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जब आप इन्हीं वैल्यूज़ को 3 से, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 3 ईयर्स का है, तो जब आप इन्हीं वैल्यूज़ को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा साइक्लिकल रिलेटिव का। यानी कि जैसे फर्स्ट पे आपके पास 314.845 आया है, अब इसी आंसर को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 104.94, ये जो आपके पास आंसर आया ये आएगा साइक्लिकल रिलेटिव, जो कि आपने बेसिक में इस क्वेश्चन में निकालने हैं। तो ये वाला कॉलम जो साइक्लिकल रिलेटिव का होगा, इसके बाद वाला वो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बना के दिखा देती हूँ। फर्स्ट मैं पहले इस 3 ईयर्स मूविंग क्वार्टरली मूविंग को टोटल कर लूँ। अब इस तरह से यहाँ पर 3 ईयर्स क्वार्टरली मूविंग टोटल की सारी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ऐड की हुई वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पर जब आप 3 के साथ डिवाइड करेंगे, मैंने डायरेक्ट डिवाइड इसलिए नहीं किया ताकि आपको मैं 3 ईयर्स मूविंग का दिखा सकूँ। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट साइक्लिकल रिलेटिव्स दिखा देती तो आपको यहाँ पर समझ ना आता कि ये मैंने क्या किया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट पहले सेपरेट एक कॉलम बनाया 3 ईयर्स क्वार्टरली मूविंग टोटल का। अब उसके बाद जब इन्हीं वैल्यूज़ को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वैल्यू है 314.845 डिवाइडेड बाय 3, तो जो 3 से डिवाइड करेंगे उसका आंसर आपके पास बनता है साइक्लिकल रिलेटिव्स का, जो कि मैंने नेक्स्ट पेज पर बनाया हुआ है। इन हर वैल्यूज़ को 1 बाय 1 आपने 3 से डिवाइड करते जाना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा साइक्लिकल रिलेटिव्स का। तो ये जो आपके पास आंसर आया है फर्स्ट 314.83 को 3 से डिवाइड करने से वो है 104.94। नेक्स्ट जो है 298.75 को 3 से डिवाइड करने से 99.58। नेक्स्ट 293.89 को 3 से डिवाइड करने से 97.96। ये सारी वैल्यूज़ को हमने 3 से डिवाइड किया है, तो हमारे पास साइक्लिकल रिलेटिव्स आ गया, जो कि मेन हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। जब आपने साइक्लिकल रिलेटिव्स निकालना होगा तो आपने लाजमी यहाँ पर 3 क्वार्टरली मूविंग एवरेज ही निकालना है। आपने 3 ईयर्स के साथ ही इसको डिवाइड करना है। यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 13.13 है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, और आज का हमारा टॉपिक भी है जो एनालिसिस द साइक्लिकल वेरिएशन, वो भी हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग सीरियल कोरिलेशन डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती हैं। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।